Bismillahirrahmanirrahim. I am Haji Muhammad, roll number 11. Today the topic of presentation is the fundamental theorems of calculus. There are two fundamental theorems of calculus, part 1 and part 2. First of all, I will discuss part 1. The fundamental theorem of calculus part 1 is stated as if f is continuous on a closed interval from a to b, then the function g is defined by g of x is equals to integral of f of t from a to x, and this is valid for the closed interval a to b, is continuous on a closed interval a to b and differentiable on the open interval a b, and g prime of x is equals to f of x. इसकी खूबी ये है कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b तक कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल a टू b तक ये डिफरेंशिएबल है. दूसरा ये कि g प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x है. नेक्स्ट हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. प्रूफ ये है कि एज g ऑफ x इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ f ऑफ t फ्रॉम a टू x एंड g of x plus h is equals to integral of f of t from a to x plus h d of t. If x and x plus h are in open interval a to b, then अब हम इस g of x plus h and g of x का डिफरेंस ले लेते हैं. g of x plus h माइनस g of x is equals to g of x plus h के इंटेग्रल में से हम g of x का इंटेग्रल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ जाएगी. बाय द प्रॉपर्टी 5. अब प्रॉपर्टी 5 ये है कि अगर हम a से b तक का इंटेग्रल लेना चाहते हैं तो हमें पहले a से b तक का इंटेग्रल लेना होगा, फिर हम उसमें c से b तक के इंटेग्रल को ऐड अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा a से b तक का इंटेग्रल. यहाँ हमारे पास है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने a टू c तक का इंटेग्रल लिया, उसमें c टू b तक के इंटेग्रल को ऐड अप किया तो हमें a से b तक का इंटेग्रल मिला. सिमिलरली बाय दिस प्रॉपर्टी we can see that if we want the integral from a to b, we have to take the integral from a to x and then add the integral of x to x plus h. अगर हमें a to x plus h का इंटेग्रल चाहिए, अगर हमें a to x plus h का इंटेग्रल चाहिए तो हम उसमें ये a to x तक का इंटेग्रल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसमें x टू x प्लस h के इंटेग्रल को ऐड अप करेंगे तो हमें ये a टू x तक का इंटेग्रल मिल जाएगा. अब हम इसको a टू x प्लस h तक के इंटेग्रल को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि देखें इक्वेशन 1 ये थी कि इक्वेशन 1 में हमने अब इंटेग्रल ऑफ a टू x प्लस h की वैल्यू पुट करनी है जो अभी हमने निकाली है. तो हमें क्या मिलेगा, हमने इसमें पुट किया इंटेग्रल फ्रॉम a टू x प्लस इंटेग्रल फ्रॉम x टू x प्लस h. तो ये हमारे पास पहले से मौजूद था माइनस इंटेग्रल ऑफ f ऑफ t फ्रॉम a टू x. तो ये प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास आएगा g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ f ऑफ t फ्रॉम x टू x प्लस h. इफ़ h इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय h. तो दोनों साइड्स को h से डिवाइड करने थे, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है. Let's assume that h is greater than 0 since f is continuous on the closed interval from x to x plus h by the extreme value theorem. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या है. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये है कि इफ़ f is continuous on the closed interval from a to b, then f attains an absolute maximum value f of c and absolute maximum value and absolute minimum value f of d at some number c and d in the closed interval from a to b. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा तो उस a और b के दरमियान कोई दो ऐसे नंबर c और d होंगे जहाँ पे उस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें अटेन होगी. सो बाय दिस एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, इफ़ f is continuous on the closed interval from x to x plus h, by this theorem there are two numbers u and v in this closed interval x and x plus h such that f of u is equals to m and f of v is equals to capital M. ये हमारे पास ये x और x प्लस h के दरमियान ये नंबर्स हैं कोई u and v.
ये स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है इस फंक्शन के एब्सोल्यूट मिनिमम को और कैपिटल M ये रिप्रेजेंट करता है इस फंक्शन के एब्सोल्यूट मैक्सिमम को। सो बाय द प्रॉपर्टी 8, नाउ बाय द प्रॉपर्टी 8 ये है कि इफ़ दिस फंक्शन इज़ greater than small m and less than capital M for the closed interval from a to b, then अगर हम इस फंक्शन का एरिया अंडर द ग्राफ देखना चाहें तो वो क्या होगा कि इस स्मॉल m वाली हाइट की रेक्टेंगल से इस फंक्शन का एरिया जो है वो ग्रेटर है, बट इस कैपिटल M वाली रेक्टेंगल से इस फंक्शन का एरिया जो है वो लेस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो m इंटू बी माइनस ए ये किसका एरिया है, इस स्मॉल m वाली रेक्टेंगल का। तो हमारे ये फंक्शन का जो एरिया है वो इस स्मॉल m वाली रेक्टेंगल से ग्रेटर है, बट क्या है ये जो कैपिटल M वाली रेक्टेंगल है ये वाली ये वाली जो रेक्टेंगल है हमारी ये वाली सॉरी ये जो हमारी रेक्टेंगल है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है कैपिटल M की हाइट वाला, इस फंक्शन का जो एरिया है इस वो कैपिटल M की रेक्टेंगल से स्मॉलर है और इस स्मॉल m की रेक्टेंगल से ग्रेटर है। नाउ वी हैव बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट ये जो हमारे जो ये ग्राफ था, इस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं इस ग्राफ का, तो वो क्या होगा, इस स्मॉल m वाली रेक्टेंगल की हाइट से इसका एरिया ग्रेटर होगा। ये जो हमारी ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m वाली जो रेक्टेंगल है हमारी ये वाला पोर्शन बनता है तकरीबन ये वाला। इस ग्राफ का जो एरिया है x टू x प्लस h तक का हम जो ये एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इस स्मॉल m वाली रेक्टेंगल की हाइट से उसका एरिया ग्रेटर होगा, बट किससे वो लेस होगा, इस कैपिटल M वाली जो रेक्टेंगल है ये इसका जो ये एरिया बनेगा उससे हमारे जो ये फंक्शन है x से x प्लस h तक का जो ये एरिया बनता है वो इस कैपिटल M वाली रेक्टेंगल की हाइट से स्मॉलर होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो हमारा ये इंटेग्रल है, इंटेग्रल ऑफ f ऑफ t फ्रॉम x टू x प्लस h, वो इस स्मॉल m वाली रेक्टेंगल के एरिया से ग्रेटर होगा, बट कैपिटल M वाली रेक्टेंगल के एरिया से वो ग्रेटर होगा। से ग्रेटर होगा दैट इज़ अब ऊपर हमने कहा था कि ये जो f ऑफ u है वो m के इक्वल है। यहाँ हमने ये कहा था कि ये जो f ऑफ u है वो m के इक्वल है और जो f ऑफ v है वो कैपिटल M के इक्वल है। तो नीचे हम स्मॉल m की जगह f ऑफ u पुट करेंगे और कैपिटल M की जगह f ऑफ v पुट करेंगे। तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, ये हमने ये स्मॉल m की जगह f ऑफ u पुट किया और कैपिटल M की जगह f ऑफ v पुट किया। सिंस h इज़ ग्रेटर देन 0 वी कैन डिवाइड दिस इनइक्वालिटी बाय h। चूँकि हमारा h 0 से ग्रेटर है तो हम दोनों इनइक्वालिटीज़ को h से डिवाइड कर देते हैं। h से डिवाइड करने से हमारे पास क्या होगा कि ये h से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी h कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ u इज़ इक्वल्स टू 1/h इंटेग्रल ऑफ f ऑफ t फ्रॉम x टू x प्लस h dt लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ u। नाउ वी यूज़ द इक्वेशन 2 टू रिप्लेस द मिडल पार्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इक्वेशन 2 का जो ये जो मिडल पार्ट है हम इक्वेशन 2 की राइट साइड से इसको रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। वो जो हम इक्वेशन 3 देख रहे हैं उसका जो मिडल पार्ट है वो ये है, इस इक्वेशन 2 का जो राइट पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके मिडल पार्ट में इक्वेशन 2 के इस वाले ये इक्वेशन 2 के इस
लेफ़्ट पार्ट को वहाँ रिप्लेस कर देंगे। नाउ हमने क्या किया कि इक्वेशन 3 में हमने इक्वेशन 2 के लेफ़्ट पार्ट को रिप्लेस कर दिया। नाउ let h approaches to 0, then u approaches to x and v approaches to x because u and v are between x and h। देखें कि जब हमारा ये h, चूँकि हमारी ये जो हाइट है x से x प्लस h तक का जो ये डिस्टेंस है, ये हमारा ये x से x प्लस h तक का ये जो ये वाली जो विड्थ है वो हमारी h थी। ये x से x प्लस h तक की जो हमारी विड्थ है वो h थी। जब ये हमारी ये h जब हमारा ये h 0 के अप्रोच करेगा, यानी x से x प्लस h तक का जो ये डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है वो जब 0 के अप्रोच करेगी तो इनके दरमियान वाले ये जो नंबर्स हैं u एंड v, ये जो दो नंबर्स हैं u एंड v, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों x को अप्रोच करेंगे। जब ये विड्थ 0 को हमारी अप्रोच करेगी तो ये दोनों नंबर्स x को अप्रोच करेंगे, यानी x के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि अब हमने क्या करना है कि लिमिट लेनी है f ऑफ u की। जब हम लिमिट लेते हैं h अप्रोचेस टू 0, तो हम इसको कह सकते हैं कि जब h 0 के अप्रोच करेगा तो u x को अप्रोच करेगा, तो f ऑफ u हमारा f ऑफ x आ जाएगा। सिमिलरली f ऑफ v भी हमारा f ऑफ x आ जाएगा, बिकॉज व्हेन h अप्रोचेस टू 0 v आल्सो अप्रोचेस टू x। सो ये दोनों के आंसर हमारे पास क्या आ गए, f ऑफ x। बिकॉज f इज़ कंटिन्यूअस एट x, सो वी कैन कंक्लूड as the squeeze theorem is, if f of x is less than equal to g of x less than equal to h of x where x is near a, तो जब हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं f of x की from x to a is equals to limit of h of x from x to a। अगर दोनों के आंसर्स वो कैपिटल L होंगे तो ये जो मिडल फंक्शन है हमारा g of x, वो उसका आंसर क्या होगा, वो L के इक्वल होगा। ये स्क्वीज थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू दिस स्क्वीज थ्योरम बाय द इक्वेशन 3 एंड द स्क्वीज थ्योरम, कि ये जो हमारी इक्वेशन 3 थी, ये वाली इक्वेशन 3 जो हमारी थी, बाय दिस इक्वेशन 3 एंड स्क्वीज थ्योरम, तो हम इसको कह सकते हैं कि स्क्वीज थ्योरम और इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये g प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस जी ऑफ एक्स ओवर एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बिकॉज दोनों का एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी का आंसर हमारा एफ ऑफ एक्स आया था, और हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स होता है, तो हमने यहाँ लिखा जी प्राइम ऑफ एक्स और यहाँ हमने एफ ऑफ एक्स लिखा। इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू ए और बी देन इक्वेशन 4 कैन बी इंटरप्रेटेड एज वन साइडेड लिमिट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारा x a या b के इक्वल होगा तो हम इक्वेशन 4 को कह सकते हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल एट a एंड देन f इज़ कंटिन्यूअस एट a। वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन हमारा a पे डिफरेंशिएबल होगा तो वो फंक्शन a पे कंटिन्यूअस भी होगा। हमने देखा कि ये जो हमारा g ऑफ x है वो इस क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b वो क्या था, डिफरेंशिएबल था। तो जब कोई फंक्शन उस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है तो वो क्या होता है, उस क्लोज इंटरवल या उस इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी होता है। और लेबनीज़ नोटेशन हमें पता है कि डेरिवेटिव के लिए होती है कि डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स या डी ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। यूजिंग द लेबनीज़ नोटेशन फॉर द डेरिवेटिव्स वी कैन राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 as d over d of x integral of f of t from a to x dt is equals to f of x। इसकी कंक्लूजन ये है कि इसकी कंक्लूजन ये है कि अगर हम किसी फंक्शन का इंटेग्रल लें फिर उसको डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। इफ़ वी फर्स्ट इंटीग्रेट f एंड देन डिफरेंशिएट द रिजल्ट वी गेट बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ f। अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और उसका जो आंसर है उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है।
इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट एंड हुआ। नेक्स्ट है जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2। इट इज स्टेटेड एज if f is continuous on the closed interval from a to b, then integral of f of x from a to b d of x is equals to capital F of b minus capital F of a, where capital F is any antiderivative of f, that is a function such that f prime capital F prime is equals to small f। सेकेंड थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b तक कंटिन्यूस होगा तो उसके इंटेग्रल का जो आंसर होगा वो उस फंक्शन की एंड पॉइंट की जो वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा उसके बराबर उसका इंटेग्रल होगा। तो इसका प्रूफ है लेट g of x इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ f of t फ्रॉम a to x। वी नो फ्रॉम पार्ट 1, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि g प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू f of x, दैट इज़ g इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f if capital F is any other antiderivative of small f on the closed interval from a to b। ये क्या हुआ कि हमारा ये जो स्मॉल g है और कैपिटल f है ये दोनों एंटी डेरिवेटिव हैं इस स्मॉल f फंक्शन के। फ्रॉम द corollary 7, if f prime of x is equals to g prime of x for all x in an interval in an open interval a to b, then f minus g is constant, and on the open interval a to b, that is f of x is equals to g of x plus c, and c is constant। इसका ये है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं उनके इंटेग्रल अगर आपस में बराबर हैं तो उन फंक्शंस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी कि अब देखें हमारे पास ये जो g ऑफ x है वो f का एंटी डेरिवेटिव है। अगर हम उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो भी वो क्या रहेगा, एंटी डेरिवेटिव ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। फ्रॉम द अबव corollary कैपिटल f एंड स्मॉल g डिफर बाय अ कांस्टेंट। देखें ये कैपिटल f और स्मॉल g दोनों क्या हैं, स्मॉल f के एंटी डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो क्या आएगा, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर हम ये कहते हैं कि इसको हम यूं कह लें, अगर हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा ये कैपिटल F ऑफ x माइनस g ऑफ x वो क्या होगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा c के। जब हमारा कैपिटल F ऑफ x माइनस g ऑफ x किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, जब हम इस g ऑफ x को राइट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और हमें मिलेगा f ऑफ x कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x प्लस c। इसी तरह से ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 6। नेक्स्ट है फॉर a इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन b but both capital F and G are continuous on the closed interval a to b, and so by taking the limits of both sides of, अब अगर हम क्या करें कि दोनों साइड्स पे लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट भी लें और लेफ़्ट हैंड लिमिट भी लें, तो ये दोनों लिमिट्स होल्ड करती हैं और x इज़ इक्वल्स टू a और x इज़ इक्वल्स टू b पे भी इस फंक्शन की लिमिट होल्ड करती है। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू g ऑफ x प्लस c फॉर ऑल x इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम a to b, एज g of x is equals to integral of f of t from a to x, putting x is equals to a we have। अगर हम क्या करते हैं कि इसमें x is equals to a रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने a रिप्लेस कर दिया, तो g of a is equals to integral of f of t from a to a is equals to 0। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, जब हमारे इंटेग्रल की लोअर एंड अपर लिमिट्स इक्वल हो जाती हैं तो उस इंटेग्रल का जो आंसर होता है वो 0 होता है। देखिए यहाँ हमारी लोअर एंड अपर लिमिट्स सेम है तो इसका इंटेग्रल 0 हुआ। इसी तरह से ये g ऑफ x हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। सो यूजिंग द इक्वेशन 6 विद x इज इक्वल्स टू b एंड x इज इक्वल्स टू a, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी इक्वेशन 6 थी उसमें हम क्या कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं a और b से, तो हमारे पास ये आ जाएगा
अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह b भी पुट कर रहे हैं और a भी पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल्स टू g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ a प्लस c आ जाएगा। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस g ऑफ a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस c और माइनस c कैंसिल आउट, तो हमें मिलेगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a। और हमें पता है कि ये जो g ऑफ a था, हमने ऊपर ये देखा था कि ये g ऑफ a, हम ये देख चुके हैं कि ये g ऑफ a जो है वो ये g ऑफ a जो है हमारा वो 0 के इक्वल था, तो इसलिए हमने यहाँ कहा ये g ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इधर इसमें ये g ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ b रह जाएगा सिंपली हमारे पास। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल्स टू g ऑफ b इज इक्वल्स टू, जब हमने देखो x को b से रिप्लेस किया तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ f ऑफ t फ्रॉम a टू b dt। अब हमारे पास ये बन जाता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ f ऑफ t फ्रॉम a टू b dt। इसका कंक्लूजन ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 का कि if we know an antiderivative capital F of small f, then we can evaluate the integral f of x from a to b simply by subtracting the values of capital F at the end points of the closed interval a to b। इसका कंक्लूजन ये है कि अगर हमें किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव पहले से पता हो और हम क्या करना चाहते हैं, उस फंक्शन का जो इंटेग्रल होगा वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस फंक्शन की एंड पॉइंट पे उसका जो वो एंटी डेरिवेटिव होगा, उस एंटी डेरिवेटिव की एंड पॉइंट की जो वैल्यूज़ होंगी उनका अगर हम डिफरेंस ले लें तो वो हमें क्या देगा, उस इंटेग्रल का आंसर मिल जाएगा, बजाय इसके कि हम वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करें इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो इससे हम आसानी से इंटेग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। फ़िज़िक्स में इसकी एप्लीकेशन ये है कि इफ़ वी टी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एस टी इज़ इट्स पोजीशन एट द टाइम टी, देन वी टी इज़ इक्वल्स टू एस प्राइम ऑफ टी एंड एस इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ वी। सो हमने जैसे ऊपर देखा था कि इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, ये जो हमारा ये इंटेग्रल था इसी की बेस पे हमने ये एप्लीकेशन देखी है कि इंटेग्रल ऑफ वी टी फ्रॉम ए टू बी डी टी इज़ इक्वल्स टू एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए। अगर हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस डिस्टेंस की एंड पॉइंट की वैल्यूज़ का अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो उसका आंसर हमें उसका जो आंसर होगा वो इस इंटेग्रल के इक्वल होगा। इस तरह से ये हमारे थ्योरम्स के प्रूफ मुकम्मल हुए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।